Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel, Sir Tanur Pani, exclusive channel for ICSE board student. Yes, my dear rising star, ये 9th क्लास के मेरे राइजिंग स्टार आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो है. हाँ, हीट एंड एनर्जी. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो हीट क्या है? सबसे पहले तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो कहेंगे सर एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. अब आइए दोनों को मर्ज करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि हीट प्रोड्यूस कैसे होती है. तो अगर हम दौड़ रहे होते हैं, हम कहीं से दौड़ के आ रहे होते हैं, तो बॉडी वार्म अप हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है. या ऐसा कहें कि हीट कई तरीकों से पैदा हो सकती है. एग्जाम्पल के रूप में अगर एक वायर पे करंट पास कर दी जाए, एक कंडक्टर में करंट पास कर दी जाए, तो उसमें एनर्जी आ जाती है, हीट एनर्जी आ जाती है. और अगर कोई कोल को बंद कर दिया जाए, वुड को बंद कर दिया जाए, जलने से हीट पैदा होती है. ये केमिकल एनर्जी से हीट पैदा हो रही है. तो इससे ही पता चल रहा है कि हीट एक तरह की एनर्जी है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट होकर बनाई गई है. तो हीट में होता क्या है? हाँ, अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि हर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना है एंड मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन. मतलब मॉलिक्यूल्स हमेशा जिग-जैग रैंडम मोशन करते रहते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है एनर्जी. वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रखते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास है मोशन. तो ये जो एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, इस पूरे सब्सटेंस की एनर्जी अगर जोड़ दें, भाई सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके बन रहा है एक सब्सटेंस, वो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी होती है. वही उसको देती है हीट. तो हीट क्या है? टोटल इंटरनल एनर्जी होती है. बात समझ आ गई है? अब कैसे पहचानेंगे कि बॉडी हॉट बॉडी है कि कोल्ड बॉडी है? अरे बहुत आसान है. हॉट बॉडी होगी, छुओगे तो हाथ जल जाएगा, तुम्हें गर्म महसूस होगा. सर ये कैसा मतलब हुआ? अरे हॉट बॉडी होगी और कोल्ड बॉडी होगी, अगर आपने दोनों को इन कांटेक्ट ला दिया तो हमेशा हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. याद रखिएगा, नेवर नेवर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट. एग्जांपल देता हूं, रियल एग्जांपल देता हूं कि ठंडी के दिनों में, यस, जब विंटर सीजन चल रहा होता है, आप अपनी साइकिल को या अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो बाहर ओपन में है, जैसे दरवाजे को ही है, हाँ, बाहर का जो मेन गेट है उसको खोलते हैं तो हाथ ठंडा हो जाता है बाहर जाते हुए. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की हीट बाहर जा रही होती है. बात समझ में आया? तो हीट हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी पर जाती है. और तो इसका मतलब यह आया कि हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. क्लियर है? अब हीट का यूनिट, वैसे तो हीट का एक कॉमन यूनिट है, हम इसे कैलोरी के नाम से जानते हैं. हाँ, आजकल तो लोग बहुत कैलोरीज पे ध्यान देते हैं कि मैं कितना कैलोरी इनटेक कर रहा हूं, है ना. हम खाने में जो 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 खाना खा रहे हैं उससे कितनी कैलोरी जा रही है. भाई मेरा मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा है ना. एक तो वो कैलोरी है, हाँ वो भी सही है. हाँ, अगर मुझे बोलेंगे कि सर कैलोरी होती क्या है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी. तो हम बात करेंगे अब ऐसा यूनिट क्या होती है. ये तो कॉमन यूनिट है एनर्जी हीट का. ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल और इसी का सीजीएस यूनिट है अर्ग. हाँ, जूल में, हाँ, एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं, आपको पता होना चाहिए. तो एनर्जी का भी यूनिट जूल है, ऐसा यूनिट, और सेम हीट का भी, क्योंकि हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब बात करते हैं, सर ये टेम्परेचर लोग बोलते हैं, ये हीट और टेम्परेचर, तो मैंने कहा था, देखिए हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. बट टेम्परेचर क्या है? एक नंबर है, एक क्वांटिटी है जो बताता है बॉडी की थर्मल स्टेट. ठीक है? क्या बताता है? थर्मल स्टेट, मतलब बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है. या ये भी बता सकते हैं कि हीट का डायरेक्शन कहां फ्लो करेगा. एक एग्जांपल से मैं आपसे पूछता हूं. देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूं यहां पर, और इसका ये रहा वो ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट देखिए, दोनों ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऑब्जेक्ट ए
ऑब्जेक्ट बी, आपसे पूछ रहा हूं कि हीट कहां से कहां जाएगी। व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट द हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब हॉट कौन है? जिसका टेम्परेचर हाई है। बात समझ में आ गई है? कंसेप्ट क्लियर है? ये है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो क्या होगा। हाँ, टेम्परेचर सेम हुआ मतलब दोनों का टेम्परेचर, मैंने एग्जांपल में जैसे दिया 50-50, तो अब आप क्या करेंगे, इफ दे आर प्लेस्ड टुगेदर देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। तो क्या इसका मतलब ये आया कि दोनों की हीट सेम है? जवाब है नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम है। बात समझ में आ गया? अगर दो बॉडी साथ में प्लेस्ड कर दी गई हैं और देयर इज नो ट्रांसफर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की हीट का अमाउंट सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसलिए नहीं हो रहा है। अब क्लियर हो गया? तो हीट किस पे डिपेंड करती है? हीट डिपेंड करती है मास पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूं कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी हीट भी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल, आपको एक ग्लास पानी हीट करना है, ठीक है, और मुझको एक पूरा जार ऑफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर को हीट करना है। बताओ किसको ज्यादा हीट चाहिए होगी? ऑब्वियस सी बात है, मुझको चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक पूरा जार ऑफ 10 लीटर ऑफ वाटर को हीट करना है और तुमको सिर्फ 1 लीटर। समझ में आ गया? तो मास जिसका ज्यादा है उसकी अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा होगी। सिमिलरली टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, मुझे 50 डिग्री तक हीट करना है, तुम्हें सिर्फ 20 डिग्री तक हीट करना है। तो मुझे ज्यादा डिग्री चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो ज्यादा हीट। और कई बार क्या होता है, मटीरियल्स जो होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है हीट। जैसे कुछ मटीरियल्स होते हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स आप जानते हैं, हाँ, तो उनको हीट कम चाहिए होती है, और नॉन मेटल्स को आप हीट करते हैं तो अक्सर वो जल जाते हैं। बात करेंगे टेम्परेचर की, हम बात कर रहे थे, जो कि बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। हाँ, टेम्परेचर एक संख्या है, एक नंबर है जो थर्मल स्टेट बताता है। अब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? हाँ, तुमको बुखार हो जाता है, हाँ, जब तुमको बुखार आ जाता है तो मम्मी तुम्हें क्या करती है या तुम्हारी फैमिली क्या करती है, तुम्हें थर्मामीटर से क्या करती है, तुम्हारा टेम्परेचर चेक करती है। उस समय जो तुम्हारा टेम्परेचर चेक होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक होता है। क्या? हाँ, सही कह रहा हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक होता है। पर ऐसा यूनिट जिसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं वो है केल्विन, ठीक है। पर कॉमन लाइफ में मैंने कहा सेल्सियस भी यूज होता है। आप न्यूज में देखते हैं कि दिल्ली का तापमान, हाँ, दिल्ली का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, तो ये रहा वो। तो कॉमन यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, पर ऐसा यूनिट केल्विन है। अब आते हैं, वर्ड है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज हो जाना, साइज में इंक्रीज हो जाना, बस इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट को हीट किया जाए, किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए, यूजुअली हीट मिलने के बाद वो एक्सपेंड हो जाती है, हम इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब किसी की लेंथ ही इंक्रीज हो जाए तो इमेजिन करिए, एक पीस ऑफ रॉड है मेरे पास, क्या मेरे पास एक पीस ऑफ रॉड है, 1 मीटर की रॉड है, हाँ, 1 मीटर की पीस ऑफ रॉड है। हमने बीच में क्या किया, उस रॉड के नीचे क्या लगा दिया, एक बुनसन फ्लेम लगा दी, एक हाई हीट करने वाली बुनसन फ्लेम लगा दी। कुछ देर बाद देखेंगे कि उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी। तो जब इंक्रीज इन लेंथ हो तो उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। पर यही चीज अगर इंक्रीज इन लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाए, जिसे हम इंक्रीज इन एरिया कहते हैं, तो इसका टर्म है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाए, मतलब लेंथ भी इंक्रीज, ब्रेथ भी इंक्रीज और हाइट भी इंक्रीज हो जाए, तो इसे कहते हैं क्या, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। बात करेंगे, एक टर्म आता है एनॉमलस एक्सपेंशन। हाँ, एनॉमलस शब्द का मतलब होता है एबनॉर्मल, हाँ, जो 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 रेगुलर रूल्स को फॉलो ना करे। तो कई बार कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ठंडा होने पर एक्सपेंड करते हैं। हाँ, अभी तक तो मैंने बताया था कि हीट मिलेगी तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड होंगे, पर इसका उल्टा भी होता है नेचर में। हाँ, पानी सबसे अच्छा एग्जांपल है। वाटर एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। पानी क्या करता है, जब ठंडा होने लगता है तो वो
फैल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, इसीलिए कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और ऐसा होता है 4 डिग्री से 0 डिग्री तक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है 4, 3, 2, 1, 0, पानी एक्सपेंड 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 करता रहेगा। हाँ, बात समझा? ये तो एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो क्या कर रहा है, फैल रहा है। कुछ और सब्सटेंस, क्या आप कुछ सब्सटेंस जानते हैं जो एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ठंडा होने में एक्सपेंड करते हैं? मैं नाम दूं, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, गैलियम है। हाँ, ऐसे सब्सटेंस क्या करते हैं, एनॉमलस करते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया। अब इसका इफेक्ट हमारे नेचर पे क्या पड़ता है? पानी ठंडा होने पे फैलता है, एक्सपेंड करता है। मैंने कहा इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन, आपने डायग्राम में भी देखा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो मैंने बताया ना, जब टेम्परेचर गिर रहा होता है, मतलब ठंडी बढ़ रही होती है, टेम्परेचर 4, 3, 2, टेम्परेचर और डिक्रीज हो रहा है, तो पानी एक्सपेंड कर जाता है। तो एक लेक में क्या होता है, देखिए, जो अपर सरफेस है लेक का, वो आइस बन चुका है 0 डिग्री पे, पर उसके नीचे, यस, उसके नीचे वाटर का टेम्परेचर देखिए अप टू 4 डिग्री तक दिखाई दे रहा है। मतलब बिलो द आइस द वाटर रिमेन्स वाटर, इट डज नॉट सॉलिडिफाइज। तो ये हेल्प करता है फिशेस के लिए, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो पानी, हाँ, पानी जब क्या करते हैं, ठंडा हो जाता है तो एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, तो पूरे लेक पर, पूरे वाटर बॉडी पे क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है। पर बिलो दैट, ऊपर की लेयर तो आइस बन जाती है, पर उसके नीचे क्या होती है, गर्मी रहती है, क्योंकि आइस अपने आप में एक बैड कंडक्टर है। हाँ, आइस एक पुअर कंडक्टर है। सो नीचे क्या होता है, नीचे ठंडक नहीं जा पाती है, सो वाटर रिमेन्स वार्म, इसीलिए मछलियां मरती नहीं है। समझ आ गया? तो एक्वेटिक लाइफ को प्रिजर्व करने में मदद करता है। और किस काम आता है? हाँ, अगर अच्छी बात है तो कुछ बुरी बात भी है। पानी एनोमलस एक्सपेंड करता है, मतलब ठंडा होने पे को फैलता है, सिकुड़ता नहीं, फैलता है, जिसकी वजह से पाइप्स बर्स्ट कर जाते हैं ठंडे देशों में। हाँ, कश्मीर में अगर मैं बात करूं, या और जो ठंडे प्लेसेस हैं जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री या इवन कई बार उससे और नीचे चला जाता है, उन प्लेसेस में जो वाटर पाइप्स हैं ठंडी के दिनों में बर्स्ट हो जाती है। हाँ, मेटल की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी अंदर जाके क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। यही चीज प्लांट्स के साथ भी होता है। जो प्लांट्स की वेन्स हैं, जिसे हम जाइलम कहते हैं, जो पानी ऊपर ले जाती है, वो एक्सपेंड कर जाती है और प्लांट भी मर जाते हैं। हाँ, ठंडी की रातों में जब टेम्परेचर अचानक गिरता है, 2 डिग्री के नीचे जाता है टेम्परेचर, उन जगहों पर ऐसा दोनों ही केस में यही होता है, क्योंकि पानी एक्सपेंड करने लगता है जब 4 के नीचे जाता है, और एक्सपेंड करता है तो प्लांट का वेन्स, प्लांट के जाइलम बस्ट हो जाते हैं। सिमिलरली पाइप्स भी बस्ट हो जाते हैं। एक कॉमन इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको आना चाहिए, ये कॉमन बात है, क्योंकि जब हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो लोग को समझते हैं कि कोई हरे रंग का घर है। नहीं नहीं, देखिए ग्लास हाउस है, इमेजिन करिए, एक शीशा लगा, एक ग्लास लगा घर है। हाँ, बहुत जगहों पे ऐसा होता है, लेबोरेटरीज ऐसे बहुत सारी बनती है, ऐसे बहुत सारे नर्सरी बनती है, फार्म्स की प्लेसेस बनती हैं, ठंडे प्लेसेस में होता है कि वो ग्लास लगा देते हैं ऊपर। तो इससे क्या होता है, यहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आएगा। तो सन की लाइट इस ग्लास के द्वारा होते हुए अंदर आ जाती है, अंदर जो रखे प्लांट्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर हीट बाहर निकल नहीं पाती है। बस इसी फिनोमेना का नाम रखा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको सबसे पहले जोसेफ फॉरियर 1824 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। क्या होता है, आइए देखिए। तो मैंने कहा ये एक प्रोसेस है जिससे हमारा पूरा प्लेनेट, हमारे पूरा ग्लोब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि सन से आने वाली इंफ्रारेड रेस, जब सूरज से आने वाली रोशनी होती है, वो धरती पे आ जाती है। और हमारी धरती किससे ढकी हुई है? मैंने कहा एटमॉस्फेयर से। हमारी पूरी धरती में, हमारी पूरी अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स है, और इवन धरती पे क्या है, मैंने कहा जो जो रॉक्स पार्टिकल है, आइस कैप्स हैं, ये सब क्या कर रहे होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जो सन से आने वाली हीट होती है, जो सन से आने वाली हीट होती है, जो विजिबल लाइट होती है और इंफ्रारेड होती है, ये सब शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसके अंदर पेनिट्रेशन पावर होता है। क्या उनके अंदर पेनिट्रेशन पावर होता है? नतीजा वो जो
सन से आने वाली वेव्स होती है, सनलाइट होती है, वो ग्राउंड तक पहुंच जाती है, ठीक है। और यहां से ये जब वापस क्या करती है, बाउंस बैक नहीं कर पाती है। बाहर क्यों नहीं निकल पाती है? बाहर क्यों नहीं निकल पाती है? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये इसे बाहर नहीं निकलने देता है, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। शॉर्ट वेवलेंथ तो आ जाती है सन से, पर जब आ जाती है धरती में एब्जॉर्ब हो जाती है, मॉइस्चर में एब्जॉर्ब हो जाती है, क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, आइस कैप्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो धरती से बाहर निकल नहीं पाती है। नतीजा, हीट गेट्स ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर। कौन कर लेता है ट्रैप? कौन हमारी सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है? तो मैंने कहा क्लाउड्स है, अर्थ का सरफेस है, धरती हमारी, सी वाटर है, इवन पोलर आइस कैप्स हैं, और इवन डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये सब क्या करते हैं, सनलाइट को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अगर जब रिलीज करते हैं तो वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, जिसके पास पेनिट्रेशन पावर नहीं होती है। बस यही धरती का टेम्परेचर अब क्या होना है, बढ़ने लगता है। इस फिनोमेना को कहते हैं ग्रीन हाउस। कुछ गैसेज हैं जो ये काम भी करती हैं, ये सेम फिनोमेना। कुछ सर्टेन गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वो भी यही काम करती हैं, ठीक है। वो लोग क्या करती हैं, वो लोग ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, यही हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं पर रिलीज नहीं कर पाती, ठीक है। बात करेंगे, कुछ हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, मैं और आप भी दोषी हैं। हाँ, मैं अपने आप को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों को, मैंने कहा जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमें मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, तो हम जंगल काट रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है हमारे, बढ़ रही है हमारे एनवायरमेंट में। और तो और हमने फ्यूल्स जला दिए हैं, हमने जंगल काटे हैं ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहे हैं। तो कार्बन का बैलेंस जो है बिगड़ गया है। एक और फिनोमेना है इसी से मिलता जुलता, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो इसका इफेक्ट धरती पे क्या आएगा, ये आएगा, हमारी धरती का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर राइज होने लगेगा। तो इसी फिनोमेना को द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण फिर से समझते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या की मात्रा पहले से ज़्यादा हो गई है। हमारे धरती में जो हम इंडस्ट्रीज खोल दिए हैं, बहुत सारी चिमनीज उनके निकल रहे हैं, हमारी जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, हाँ, ये सब तो नुकसान कर रहा है ना। आपको पता है दिल्ली वालों की क्या स्थिति है? पता करिएगा। दिल्ली को तो जैसे कहते हैं गैस चैम्बर घोषित कर दिया गया है। कई बार दिल्ली में कई दिनों तक ऐसा होता है दिल्ली में कि वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इतनी खराब है, हाँ, जिसे हम कहते हैं AQI। आप में से अगर कोई दिल्ली रहते हैं तो उनको पता होगा वहाँ का एयर क्वालिटी बहुत खराब है। और नतीजा क्या है? नतीजा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, गैशियस पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वहाँ बहुत समस्या है इसकी। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है, बहुत जल्दी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए बहुत सारे ऐसे नियम ला रही है जिससे रोडों में गाड़ियां कम हो सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो सके, और यहाँ गाड़ियां चलें तो वो हार्मफुल गैसेस रिलीज ना करें। खास करके जो डीजल गाड़ियां हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। चलो, जंगल काटने से वजह से मैंने बता दिया। और क्या है, हमारे एग्रीकल्चर का जो इंक्रीज किया, हमारी जो एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं, खास करके राइस प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, इनसे क्या हो गया है, मीथेन, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसकी संख्या लगभग डबल हो गई है। और तो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, इसे CFC बोलते हैं। ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है। ये एक ऐसा गैशियस मटेरियल है जो एक रेफ्रिजरेंट है, पर मैंने कहा बहुत हार्मफुल है। इसकी वजह से तो इवन ओजोन लेयर, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में लेयर है, ओजोन लेयर, वो भी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है। अब आते हैं इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने कहा धरती का टेम्परेचर राइज हो रहा है, नतीजा हमारा क्लाइमेट अब बहुत तेजी से बदल रहा है। ठंडी अब ज़्यादा ठंडी नहीं रही और गर्मी बढ़ती जा रही है। और तो और जो क्रॉपिंग का सीजन है वो चेंज हो रहा है।
लोगों को ज़्यादा हीट स्ट्रोक लग रही है, पूरे वर्ल्ड की इकोलॉजी चेंज हो रही है। और ऐसा बिलीफ है कि जल्दी ही जो पोलर आइस हैं, हाँ वैसे करे भगवान करे ऐसा ना हो, पोलर आइस पिघल जाएगी और समुद्र का लेवल, हाँ भाई जब बर्फ पिघलेगी, जो पोल्स में बर्फ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, हाँ जो अंटार्कटिक ओशन में है, उसका क्या होगा? वो तो समुद्र में ही आएगी ना, पानी पिघला हुआ, तो बहुत बुरा होने वाला है। और फार्मिंग का सीजन शिफ्ट होने वाला है। हाँ, इट विल बी डिफिकल्ट। नए डिजीजेस और नई चैलेंजेस आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो हम कैसे इसको रोकें? हाँ, मुझे और आपको मिलकर के इसको रोकना पड़ेगा। तो व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो हमने साइंस बनाई है क्या सिर्फ हथियार बनाने के लिए? अरे साइंस का यूज करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करो, ऐसे एनर्जी सोर्सेज बनाओ जिससे बिजली भी पैदा हो और एनवायरनमेंट भी नुकसान ना हो। हमें क्यों डिपेंड होना पड़े फॉसिल फ्यूल्स में? तो हमने बनाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां। हाँ, हमने मतलब मैंने नहीं बनाई, हमने ही इंसानों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई है। अब गाड़ियां इवन आने वाले समय में पानी से चलने वाली है। नहीं मालूम है तुम्हें? हाँ हाँ, ऐसी गाड़ी इन्वेंट्स हो चुकी है, ऐसी गाड़ियां बन गई है कि पानी डालो गाड़ी चलेगी, मजा आ जाएगा। क्यों? ऐसी गाड़ी तुम्हें चाहिए ना जिसमें तुम्हें पेट्रोल न डालना पड़े, बस तेल डालो, पानी डालो और गाड़ी चलने लगेगी। सच में आ रही है ऐसी गाड़ियां। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जिससे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो, फॉसिल फ्यूल्स बर्न ना करना पड़े। हाँ, जो पेट्रोलियम और कोल है ये फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये सब हार्मफुल है, जलने पे हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। और क्या करना चाहिए? हमें ट्रांसपोर्ट को चेंज कर देना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए। क्यों अपनी पर्सनल गाड़ियों से हम लोग जा रहे हैं? क्यों नहीं मेट्रो यूज करते हैं, बसेस यूज करते हैं? और आजकल तो एक बायोचार गैस या बायो चारकोल गैस आ गए हैं जिसमें जो कहते हैं ना चीजें पूरी तरह से कंप्लीट बर्न हो जाती है, विलेजर्स के लिए बहुत काम आता है। इकोनॉमिक मेजर्स क्या ले सकते हैं? रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जहां जहां जंगल हमने काटे थे वहां फिर से जंगल लगा सकते हैं, लैंड का बेटर यूज सीख सकते हैं, या जो इंडस्ट्रीज ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है उसमें ज्यादा टैक्स लगा दो। अच्छा तरीका है। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बच्चों को एजुकेट करना, समझाना। इसीलिए तो ये पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। आखिर तो हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, और तुम शायद आने वाले और लोगों को बताओगे। तो इस तरह से क्या होगा, अवेयरनेस जागेगी कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और क्या करना है? पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यस, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ रहा है। हमें ज़्यादा लिविंग स्पेस चाहिए, हमें ज़्यादा एमिनिटीज चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम वुमेन्स को एम्पावर करें, फैमिली प्लानिंग करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे राइजिंग स्टार कि ये चैप्टर एकदम सिंपल है पर इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, और आपको उसको आना भी चाहिए। और तुमसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि ये डेडिकेटेड वीडियो है, तुम्हारे लिए वीडियो है, और बस मेरी मदद कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को इसको प्लीज शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अ बिग लव टू माई ऑल 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 राइजिंग स्टार्स देयर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जल्दी ही सुपरस्टार बन जाएंगे जब आप 10th बैच में आएंगे। सो नोट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट फ्री नोट्स, ये सारे लेसन वीडियोस, इवन हम आगे क्वेश्चन पेपर्स भी आपके लिए बना रहे हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी ही वेबसाइट पर और हमारा टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में, हाँ डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उससे जाकर के एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हैं। बाय।